सो हेलो ऑल माय लिटिल चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग बेटा। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, अपने लाइफ में तोड़ू फोड़ू बवालू काम कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखने वाले हैं और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपका बेस्ड है इन टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का एनवा पद, एपी का एनवा टर्म, उसी पे ये पूरा मतलब एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सबसे पहले आ जाओ एपी का एन टर्म का एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो एपी का एन टर्म जिसे होता है उसे हम टीएन से लिखते हैं और टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है? तो यार पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एपी जो होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इस फॉर्म का होता है, इसीलिए ये ऐसा आता है। देखो फॉर एग्जांपल ए है ना, तो पहले टर्म में तुम देखो कि यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है। तो पहले टर्म में जो इनकी वैल्यू है वो वन है, तो जैसे ही वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। दूसरे टर्म में तुम देखोगे तो ए प्लस डी है, तो यानी कि डी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वन है, और एन की वैल्यू क्या है, टू है, क्योंकि दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म मतलब एन टर्म, एन टर्म मतलब दूसरा टर्म, समझ रहे हो। दूसरा टर्म है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो आ जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे तो सर एक ही है, तो तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन मान लो तुम्हें पांचवा टर्म निकालना है, तो यहाँ पे पांच रखो, तो पांच रखोगे, पांच माइनस एक फोर डी। और ऐसे भी तुम जानते हो कि एपी का मतलब क्या होता है कि उसमें एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते जाओ तो अगले टर्म मिलते जाएंगे। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। चलो अब सीधे मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर देता हूँ। तो अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन को देखूं तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की वैल्यू सेवन है, डी की वैल्यू थ्री है, एन की वैल्यू एट है, तो हमें ए एन बताना है। तो यार तो देखो ए एन तो काफी सिंपल हो गया। ए प्लस ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, तो इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। खोजने से भी नहीं मिलेगा, खोजने से भी नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन खोजने से भी नहीं मिलेगा। और एन की वैल्यू एट थी, तो एट माइनस आ गया वन, और यहाँ पे आ गया थ्री, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है सेवन प्लस ये आ रहा है सत्रह इक्कीस, यानी कि सात चौक अट्ठाईस। चलो भैया 28 आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर उसका निकाल लिया। अब बोल रहा है कि हमें इसमें डी निकालना है, एन की वैल्यू दी है और एन दिया है जीरो। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू दी है दिल, तो जीरो बराबर आ गया तुम्हारा माइनस एटीन, जो कि ए की वैल्यू दी है बेटा। और डी की वैल्यू हमें नहीं पता, वही वैल्यू हमें निकालनी है, और इनकी वैल्यू दिया है टेन, तो टेन माइनस वन इंटू डी, तो ये आ गया भैया अठारह बराबर नाइन डी, तो डी बराबर टू। और ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में ए ही नहीं दिया है, तो एक काम करता हूँ मैं इस पेज को क्लियर कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चंस यहीं पे मैं निपटा सकूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ही हमें गिवन नहीं है, तो चलो देखते हैं, बाकी वैल्यू जरूर हमें गिवन होंगी। हाँ बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो ए एन की जो वैल्यू है ना, ए एन, तो ए एन की वैल्यू तुम लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस अब लास्ट बार मैं फॉर्मूला लिखा, अब से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ओके, तो माइनस फाइव बराबर ए की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो ए को ए मान लेते हैं, प्लस और एन की वैल्यू कितनी दी है, एटीन, माइनस आ गया वन, और डी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, डी की वैल्यू दी है माइनस थ्री, तो ये आ रहा है माइनस थ्री इक्वल टू ए, और ये आ रहा है सत्रह, तो सत्रह यहाँ कितना होता है, इक्यावन, तो माइनस फिफ्टी वन, माइनस फिफ्टी वन है ये। ओके माइनस फिफ्टी वन, तो ए बराबर मेरा आ रहा है फिफ्टी वन माइनस का पाँच, यानी कि फोर्टी का सिक्स। फोर्टी का सिक्स आ रहा है बेटा, फोर्टी का सिक्स, समझ रहे हो, फोर्टी का सिक्स ला दिया हूं मैं। और उसके बाद ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपको एन निकालना है और यहाँ पे आपको एन निकालना है। चलो चलो एक एक कोई सा भी करा देता हूँ, चलो लास्ट वाला मैं करा ही देता हूँ। अंत वाला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट वाला, लास्ट वाला, पीछे वालों लास्ट वाले पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे है एन बराबर, फिर मैं लिख ही देता हूँ भैया, आदत से मजबूर हूँ मैं, बच्चों को समझाने की आदत है मुझे। तो एन की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो एन को ऐसे ही लिख लेते हैं, और ए की वैल्यू मुझे दी है 3.5, और प्लस एन की वैल्यू मुझे दी है 105, तो 105 में से एक गया 104, और इंटू डी की वैल्यू मुझे दी है लड्डू, तो ये तो एक कांस्टेंट एपी है सर। यस बेटा, ये एक कांस्टेंट एपी है। कांस्टेंट एपी क्या होती है, उसका हर एक टर्म बेटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है जीरो होता है। पिछले क्लासेस में हमने ये देखा है। चलो भैया नेक्स्ट मूव कर चुके हैं, नेक्स्ट मूव कर चुके हैं, और आ चुका है हम क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं और दूसरा पार्ट भी हम यहीं पे करने वाले हैं। ओके, तो कह रहा है थर्टीन टर्म ऑफ द एपी, इसका इस एपी का हमें थर्टीन टर्म निकालना है। तो देखो जब भी तुम्हें थर्टीन टर्म निकालना है तो ए थर्टीन लिखोगे, तो ए थर्टीन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, तीस, माइनस का वन इंटू का डी। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर सर हमें ए और डी दे दो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं? सर हमें ए और डी दे दो तो हम तहलका मचा देंगे। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और मैं बोला हूँ कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कंजिक्यूटिव टर्म मतलब जब डिफरेंस लेना है क्या करोगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म।
तो यानी कि 7 - 10, और 7 - 10 कितना आता है बेटा आपका, आता है -3। चाहो तो इस ऐसे भी कर सकते हो, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि 4 - 7, तो ये भी कितना आ रहा है -3। और तुम देखो डी कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि ये एपी है, और खुद ही क्वेश्चन बोला है एपी है, तो इसमें ये सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बस अब आ चुका है आपका 10, ओके, यानी कि ए, और आ गया है -29 × 3। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, तो 10 और माइनस ये 29, 27, 7, 2, और 3 दूनी के 6, 2, 8, आई थिंक 8, 87 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, -77 आ जाएगा। तो -77 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। मूव कर जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी इज। तो 11 टर्म बोल रहा है, तो आप लिख लेना ए 11 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 11 - 1 इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस 10 डी। अब उसे आपको क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए की वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है, अंधा टटोल के बता दे। और डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पीछे अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो अगला टर्म क्या है, ये माइनस ऑफ पिछला टर्म, यानी कि माइनस ऑफ -3। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस माइनस प्लस आ गया 3। तो 3 में से अगर आधा गया तो 2.5 बचा, यानी कि ये 5/2 आने वाला है। ओके, 6 - 1 5/2। तो यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, डी की वैल्यू 5/2 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था, -3, ओके, और प्लस डी की वैल्यू आ चुका है 5/2। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, तो ये 5, ये आ गया 25। तो ये आ गया 25 - 3, और 25 - 3 करोगे बेटा कितना आ जाएगा आपका 22, और 22 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसी के साथ बेटा दूसरा क्वेश्चन भी सही हो चुका है। इसके लिए मातम का माहौल बनाया जाए, मातम रखा जाए, इसके लिए मैं यही चाहूंगा, यही मेरी दिले तमन्ना है। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें हमें बॉक्स को भरना है। तो देखो यार, अगर यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे लिखना एपी, और एपी बराबर मैं भाई 100 बार चिल्ला चुका हूँ, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, डैश डैश डैश, और ये चलता जाएगा। ए होता है पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2 डी तीसरा टर्म, ए प्लस 3 डी चौथा टर्म, ए प्लस 4 डी पांचवा टर्म, ऐसा ही होता है। तो बेटा इसको जब बस आपको क्या करना है, कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है खाली एक डब्बा, और यहाँ पे है 26। तो मतलब सर ये ए की वैल्यू है क्या, हाँ, और ये ए प्लस 2 डी की वैल्यू है क्या, हाँ। तो सर क्या इससे हम डी निकाल सकते हैं, हाँ, और डी निकालेंगे और ए में डी जोड़ देंगे तो क्या ये वाला हमारा डब्बा का वैल्यू आ जाएगा, हाँ बेटा यही आपको करना है। तो ए पी बराबर समथिंग लाइक दिस। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई 2, और एक और इक्वेशन दिया, ये तीसरा टर्म है ना, तो तीसरा टर्म क्या होता है 26, ऐसे भी निकाल सकते हो तीसरा टर्म, यानी टी एन ए टर्म, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू रख देना 3 इंटू डी, तो ए प्लस 2 डी, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख चुका हूँ। ए की वैल्यू क्या है 2, और प्लस डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे 2 डी। तो ये आता है बेटा 24 बराबर 2 डी। तो डी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 12। जैसे ही डी की वैल्यू है तुम ये भी टर्म लिख सकते हो, तो 2 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। तो इस डब्बे में हम क्या भरेंगे 14, और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। दूसरा क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, केम कहीं छे। तो दूसरा क्वेश्चन में साला ये ए ही गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं डब्बा। डब्बा के बाद है दूसरा टर्म 13, फिर तीसरा टर्म गायब, फिर चौथा टर्म 3। तो कुछ नहीं करना भाई, बस तुम्हें ए और डी निकालना है। ए हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमें ये वाला पता है, और ये वाला क्या है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म क्या रहा होगा बेटा, सेकंड टर्म आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 2 - 1 डी, यानी कि डी ए प्लस डी रहा होगा ना। तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या दे दी 13। और ये कौन सा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है, मुझे लग रहा है कि डी निगेटिव आएगा, देख लो आएगा भी। तो चौथा टर्म यानी कि ये टी एन बराबर ए प्लस और चौथा टर्म है ना, यानी कि 3 डी, यही तो होगा। अब यार दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक ना मतलब एकदम छोटा सा बच्चा भी सॉल्व कर ले, तुम भी कर लोगे, इतने बच्चे तुम भी नहीं हो। तो ये आ गया 10, घटा रहा हूं मैं, 10 आ गया, और ये आ गया -2 डी। तो देखो मैं बोल रहा था ना डी निगेटिव आएगा, तो डी की वैल्यू आ चुकी है -5। डी की वैल्यू जैसे ही -5 आ चुकी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, इसमें ले जाके जोड़ दो, समझ रहे हो, -5 यहाँ पे आएगा, -5 को अगर मैं इधर जोड़ दूं तो ए की वैल्यू 13 और 5 18। तो बस 13 और 5 18 मिल चुकी है। तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 18, और 18 में से अगर 5 गया तो कितना आया 13, और 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3। बस वैसे भी कर लो, चाहो तो अब एकदम बेसिक वाला अपना मेथड यूज कर सकते हो कि तीसरा टर्म है तो तीसरा टर्म को तुम ए प्लस 2 डी लिखो, और ए की वैल्यू रखो 18, और माइनस का रख दो 10, क्योंकि 2 गुणे -5 बराबर 10, तो 8 यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन खत्म। और प्लीज बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना भाई। आप लोग नया चैनल देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मुझे दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो आ गया 5, और उसके बाद है फिर डब्बा,
फिर एक और डब्बा, और फिर आ गया 18/18 यानी 19/2। 19/2 इसको लिख सकते हो ना, 9 दूनी 18 1 19 19/2। तो अब इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं पता, एक ही वैल्यू तुम्हें पता है, तो एक ही वैल्यू है 5। और ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 चौथा टर्म, यानी कि 19/2 बराबर चौथा टर्म है, यानी कि 5 + 3d। अब बस एक बार 5 को इस तरह घटाओ तो ये आ गया 19 - 2 - 5 इक्वल टू आ गया बेटा आपका 3d। तो ये 10, तो ये आ रहा है 19 - 10 डिवाइडेड बाई 2, और बराबर में आ गया 3d। तो ये आ रहा है 9/2 बराबर में आ गया 3d। तो इससे ये कट गया, तो ये d बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2। तो d बराबर आ गया मेरा 3/2। तो बस मुझे अब ये निकालना है, ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, a + d। तो अगर मैं इस डब्बे की बात करूं तो इस डब्बे को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा a + d। ए कितना है बेटा मेरा, ये है 5 और डी है 3/2। तो 3/2 इसमें जोड़ दो, 5 दूनी 10 3 13/2 आ गया। और अगर मैं इसको निकालूं तो ये आ जाएगा a + 2d। तो a + 2d यानी कि 5 + 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो बस फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये आ रहा है 13/2 और ये आ रहा है 8। और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म हो चुका है। इसके लिए मातम बनाया जाए, मौतम का माहौल होना चाहिए। तो देखो चौथा क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क में, पांचवा क्वेश्चन में कर देता हूँ तुम्हारा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है डब्बा, यानी कि ए की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये आ गया 38, और फिर डब्बा, फिर डब्बा, और फिर एक और डब्बा, और उसके बाद माइनस का 22, ऐसा है। तो देखो यार इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन ही सिंपल है भाई। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ये दूसरा टर्म है ना, यानी ये a + d है। तो 38 बराबर तुम लिख सकते हो a + d, क्योंकि दूसरा टर्म है ये। और ये चौथा टर्म है 1 2 3 4 5 6। देखो 3 1 4 1 5 और 1 6, ये यानी कि ये छठवां टर्म है, यानी कि -22। तो छठवां टर्म यानी कि a + n - 1 × d यानी कि 5d। तो बस अब ये भी क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा। एक काम करना, इसको घटा लो। तो इसको घटाता हूं तो कितना आता है, ये आ रहा है माइनस का 22 माइनस का 38। ओके, मैं सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा रहा हूँ बेटा। ए से ए मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4d। तो ये आ गया 4d। अब इसको जरा सॉल्व करो तो 8 2 10 के 0 1 3 2 5 1 6। ओके, 22 और 38 कितना होता है, 60 ही होता है। ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस का, और ये आ गया 4d। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो d बराबर -15, यानी कि d की वैल्यू निगेटिव में आ चुकी है। तो अब ये -15 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, आज लिख लेते हैं। ओके, तो d बराबर मेरा -15 आ गया, तो a बराबर क्या रहा होगा। तो a बराबर मान लो पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू रख दूं अगर, तो ये आ जाएगा a + d, d की वैल्यू है -15। तो a बराबर आ जाएगा 38 और प्लस में 15, तो 38 और 10 48 और 5 53। तो ये आ गया आपका 53। अब इसमें से और 15 घटा दो, तो 15 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 3, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 23। और फिर इसमें से 15 घटा दो, तो 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 23 में से 15 गया, 8 5 13 यानी कि 8, और 8 में से फिर 15 घटा दोगे तो -7, और -7 में से फिर 15 और घटा दोगे तो -22। तो बस इसी तरह आपका ये चल जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है 53 इसमें भरना है, 23 इसमें भरना है, 8 इसमें भरना है, और -7 इसमें भरना है। और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अगर मैं अपने क्लास 10th की एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं इसमें पूरा पेन से भर दिया था, ब्लैक पेन से, पेंसिल से कुछ नहीं, सब ब्लैक पेन से भरा था मैं। इसीलिए अपनी सारी किताबें मैं आज भी रखा हूँ। मैं अपनी किताबें बेचता नहीं हूँ, मेरी किताबें कोई खरीदेगा भी नहीं। देख के ही उसका मूड खराब हो जाएगा कि साले ये कर क्या रखा है इस पे। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये वाली आपकी एपी दी है और बोला है 72 78। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस यही चीज मानना है, लेट nth term of AP is 78। बस अब आपको क्या करना है, nth टर्म लिख लेना है। तो 78 बराबर, अब nth टर्म की फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d ही तो होता है। ओके, तो ये आ गया 78, और a की वैल्यू बेटा क्या है 3, और प्लस n माइनस आ गया 1, और d की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही है यहाँ पे 5 है, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 13 गया 5, तुम समझ सकते हो। तो ये कितना आ रहा है बेटा, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है 78 बराबर 3 प्लस ये आ गया 5n माइनस कितना 5। ओके, तो ये आ रहा है 78 बराबर ये -5, यानी कि ये आ गया -2 + 5n। तो ये आ रहा है 5n बराबर आई थिंक 78 और 5 80। तो n बराबर आपका आ चुका है 16, यानी कि ये जो है ये कौन सा टर्म है, तो ये n बराबर 16 यानी कि 16th टर्म है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16th टर्म। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है बंधु मेरे,
अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में फिर दो पार्ट्स हैं, तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एपी। तो मान लो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म भी आपको टीएन से ही निकालना होता है बेटा। तो उसका भी अप्रोच मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है और लिखना है लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। नंबर ऑफ टर्म्स इज एन आपको मान लेना है। तो ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, आखिरी टर्म। और आखिरी टर्म क्या होता है, एनथ टर्म। मान लो कि सीएपी में 5 ही टर्म है, तो 5वीं टर्म क्या हो जाएगी, आखिरी टर्म। और 5वीं टर्म को क्या बोलोगे, 5th टर्म। तो उसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा, 5, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी, 5 आ रही होगी। तो बस इसी को पकड़ना होता है, लास्ट टर्म को आप पकड़ो। तो ऐसे लिखो ए एन या फिर टी एन। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये एन टर्म होता है, तो यहाँ पे लिखो 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन माइनस वन। और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी, आई थिंक 6 है। देखो 13 में से 7 गया 6, 19 में से 13 गया 6, यानी कि 666 आ रहा है। तो बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यार ये तो मैं 2 वेरिएबल तुम करना सीख गए हो, तो इसे तो तुम उड़ा ही दोगे। तो ये आ रहा है 6n और ये आ रहा है -6। तो ये आ रहा है 205 माइनस का 1, क्यों समझ रहे हो ना, 1 बराबर आ गया 6n। तो ये आ रहा है 204 बराबर 6n। जरा इसको डिवाइड कर लो। तो ये आ रहा है 6 18 और 2 6 के 24, यानी कि n बराबर 34। तो इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं बेटा, 34। मैंने कैसे किया, मैंने nth टर्म अज्यूम कर लिया, क्योंकि nth टर्म मुझे पता था। ओके, तो nth टर्म बस अज्यूम करके ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। तो मैं खींचेगा एक रेखा। तो रेखा को आज मैं एकदम खींच दूंगा और इसको मैं किया पोतला पोतला पोतला, और रेखा यहाँ पे मैं खींच दिया। तो ये आ चुकी है मेरी रेखा। ओके, हाँ, तो मेरी रेखा ऐसे ही आती है भाई, देखो लाल कलर की है मेरी रेखा। आप देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 18, और फिर आपका आप आ चुका है 15 का 15, 15 दूनी 30 और एक 31, यानी कि 31/2। और फिर आपका आ चुका है 13, और ऐसे करते करते -47 तक ये पूरा एपी गया हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लेना है। ए एन की वैल्यू क्या है, -14, यानी कि एन टर्म क्या है, -14। और ए का है 18 और प्लस एन माइनस वन। और जे क्या है, जे क्या है गुरु, जे क्या है, तो 31 में से आप एक काम करो, 31/2 में से आप 18 घटाओ। तो 31/2 माइनस 18 भैया, 18 दूनी होता है 36। तो 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है -5/2, यानी कि डी की वैल्यू आ रही है -5/2। तो इट इज -5/2। ऐसा जैसा आ रहा है बस वैसा रखो फॉर्मूले में, तुम्हारा आंसर एकदम आ जाएगा। ये आ रहा है 18, सॉरी बाप बाप रे बाप, गलती होगी मुझसे, +18। ओके, और यहाँ पे तो माइनस है, तो आई थिंक -5/2n, 5n/2 लिख रहा हूँ। वाह 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 मोदी जी वाह। और ये आ गया +5/2। अब बस यार, अब यहाँ से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब कर ही देता हूँ, नहीं तो इसके लिए भी तुम कमेंट में हक हक दोगे कि नहीं किए नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए, सर को नहीं आता है, सर को नहीं आता है। समझे यार, तुम लोग बहुत कमेंट में बहुत हकते हो बे। अब बस यहाँ से कर लेना बे, यहाँ से कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है मेरे बब्बे प्यारे बच्चे, बहुत ईजी है यहाँ से। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, देख सकते हो, इसको जोड़ घटा लेना और इसको डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां खत्म। तो कर रहा है अब, ये कर रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी इज दिस। क्या माइनस जो 52 है, माइनस जो 150 है, सॉरी, -150 क्या इस एपी का टर्म है, यानी क्या ये इसके खानदान से बिलोंग करता है। तो ये कैसे चेक करेंगे सर, ये तो आपने सिखाया ही नहीं सर। तो यार अगर बिलोंग करता है तो कोई ना कोई nth टर्म ये जरूर होगा। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू -150। अगर एन की कोई इंटीजर वैल्यू आ गई, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एन की कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ गई, तो समझ लेंगे कि हाँ एग्जिस्ट करता है, कि एन की वो वाली टर्म ये -150 है। और अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आने लग रही है, या एन की वैल्यू तुम निकालने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, मतलब फ्रैक्शनल आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है, तब तुम बोल देना कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार तुम जानते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉजिटिव ही होंगी ना भाई। मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, -4 टर्म क्या होता है सर। अगर किसी को प्लेट में -4 लेके जाओ कि देखो यार -4 रसगुल्ले लाए हो तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा बेटा, तुम ही बताओ क्या करेगा। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी है कि इनकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तुम बोलोगे 5/2 टर्म्स है, 5/2 टर्म्स होती है क्या, तुम ही बताओ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो तुम बोलोगे 5/3 में पढ़ता हूँ। अब ये कौन सी बात हुई बेटा, 5/3 में पढ़ते हो, कोई बताओ, 1 में पढ़ते हो, 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, आई होप तुम 10 में पढ़ते हो। तो बस इसी प्रकार से हम ये देखना है कि क्या इनकी कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है, और इंटीजर के साथ वो पॉजिटिव भी होना चाहिए।
तो अगर 150 के लिए, यानी कि अगर हम 150 को nth टर्म माने और n की वैल्यू निकल है, तो हम बोलेंगे कि यस nth टर्म बराबर 150, यानी कि ये कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कहीं n पे जाओगे तो तुम्हें -150 मिल जाएगा। और अगर n की इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है फिर, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, या फिर निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम बोल देंगे नहीं भैया ये मुमकिन नहीं है। तो देखो भैया a बराबर तुम्हारा दिया है 11 और d बराबर तुम अंधा टटोल के बता दे -3। ओके, तो 150 के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ -50, यानी कि nth टर्म। तो a बराबर क्या होता है, nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं ये भी लिख लूंगा, ये आ जाएगा n-1 इंटू डी। अब बस यही तुम्हें करना है। तो ये आ गया -150 बराबर 11 और प्लस में आ गया आपका n-1 इंटू माइनस का 3। तो ये आ गया कि 150 माइनस आ गया 11। ओके, और यहाँ पे बेटा अगर तुम करते हो तो ये आ जाएगा -3n और ये आ जाएगा +3। तो +3 भी इधर लेके चले जाओ, तो ये आ रहा है 150 माइनस, ये आ गया -11, ये आ गया -3। ओके, और -3 बराबर ये कितना आ रहा है, आई थिंक हाँ माइनस, और इधर माइनस से जाएगा, ठीक है। और ये आ गया -3n। तो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना आ रहा है, तो 11 3 आ रहा है 14 और 164, यानी कि -164। ओके, आई थिंक मैं सही हूँ, 14 और 150, यस। और ये आ रहा है -3n, तो माइनस से माइनस टर्मिनेट हो गया। तो n बराबर आ रहा है बेटा आपका 164, सॉरी 164 डिवाइडेड बाई 3। तो 164 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है, जरा देख लेते हैं। तो 3 पाँचे आ चुका है 15, 1 14, यानी कि 3 चौक 12, और फिर पॉइंट में कुछ कुछ आने लग रहा है, तो तुम बोलोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, उसका रीजन मैं दे चुका हूं, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। तो तुम लिखते हैं ना, नहीं भैया 150 इस सीक्वेंस में कभी नहीं आएगा। ओके, इससे बड़ी आ सकती है, इससे छोटी आ सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 150 इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो भैया मूव कर चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज दिस एंड 16 टर्म इज दिस। तो ये भी काफी एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है। इस प्रोफाइल में आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए होंगे और ए और डी अननोन होगा। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें ए पता है क्या, नहीं। क्या तुम्हें डी पता है, नहीं। लेकिन क्या तुम्हें दो रिलेशन पता है, यस। इन्हीं दो रिलेशन का यूज करते हुए दो इक्वेशन बनाना, वहां से सबसे पहले आप ए और डी की वैल्यू निकालना। और तुम अच्छे से जानते हो कि ए और डी की वैल्यू निकाल दिए तो तुम कैसा भी टर्म एपी का निकाल सकते हो। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को करता कैसे हूं, तो देखो पहला रिलेशन जो मुझे दिया है बेटा क्वेश्चन में, वो कह रहा है 11th टर्म इज 38। तो 11th टर्म का मतलब क्या आ गया, ए 11 ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये आ रहा है a प्लस 11 यानी कि 10d। तो ये a 11 आ गया, 11 टर्म मेरी ये आ चुकी है, और 11 टर्म की वैल्यू आपको दिया है कितना 38। ओके, और 16 टर्म्स, यानी कि 16 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, क्योंकि यहाँ पे भाई एक डी कम डी होता है ना। और ये आ गया 73। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को घटा देना है यार। तो ये आ रहा है 73 माइनस 38 बराबर a से a पूरा हो गया 0 बराबर आ रहा है 5d। तो घटाओ, तो 13 में से 8 गया, आ गया 5, और फिर आपका 6 में से 3 गया, तो ये आ गया 3, आई थिंक 35। देखो 8 5 13, 3 1 और 3 3 6। ओके यस सही हूँ। और ये आ गया 5d। तो यहाँ से बेटा डी की जो वैल्यू आपकी आ रही है, डी की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, 5 7 35, यानी कि डी की वैल्यू आ चुकी है 7। अब डी की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो किसी में भी एक इक्वेशन में रख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरा 7 आया है ना, तो मान लो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं डी की वैल्यू 7 रखता हूँ तो क्या आता है देखते हैं। तो डेट इज ए प्लस, अब देखो 10d यानी कि 7 यानी कि 70, और ये आ गया बराबर में 38। तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 38 माइनस, सॉरी हाँ प्लस ऑफ 38 माइनस 70। ओके, तो बस ए बराबर कितना आ चुका है, 38 माइनस 70, जरा करो कितना आ रहा है। तो 38 माइनस 70 जब आप करते हो तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 40, और 3 यानी कि -32। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 32। तो जैसे ही आपका माइनस का 32 आया, आप देख सकते हो आपके पास ए भी अब पता है, और आपको अच्छे से अपना जो ये है डी भी। तो ए और डी दोनों पता है, तो आप जानते हो कि आप एकदम तहलका मचा सकते हो भाई। ए और डी जान जाते हो तो तुम लोग तो एकदम पागल हो जाते हो। तो ए और डी जान चुके हो तो अब तुम पागल हो जाओ। तो पागल होने का वक्त आ चुका है बेटा। तो ये बोल रहा है ए 31st यानी कि 31 टर्म। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 30 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, ए की वैल्यू आ चुकी है -32। तो ये आ रहा है -32 प्लस 30, और डी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, डी की वैल्यू आ चुकी है 7। तो ये आ रहा है -32 और प्लस में आ रहा है 17 21 यानी कि 210। तो जरा ये आप देख लो कितना आ रहा है। तो 210 में से जैसे ही आप 32 माइनस करोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 210 है ना। तो 210 में से मैं 32 घटाऊं तो ये बेटा मेरा 178 आ रहा है। तो 178 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका सॉल्व हो गया। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
जब आपको ए और डी ना पता हो ना, तो आप देखना क्वेश्चन में दो रिलेशन दिया होगा और उन दोनों रिलेशन को यूज करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगा। और दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आप चैप्टर नंबर 3 में सीख के आ चुके हो, तो बस वही चीज आप अप्लाई करना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहेगा तो आप कोई भी मतलब इक्वेशन निकाल लेना, और जैसे ही आपका इक्वेशन आ जाए, दो इक्वेशन बन जाए, उसके बाद आप ए और डी की वैल्यू निकाल लेना, और जैसे ही ए और डी की वैल्यू आप निकाल लेना, तो बस जैसे ही ए डी की वैल्यू निकाल लोगे तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे टूट जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छे से मैं क्लियर किया इसको। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये आ चुका है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एन एपी कंसिस्ट 15 टर्म, यानी कि इनकी वैल्यू तुम्हें आ चुकी है 50, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म है। कह रहा है कि जिसका थर्ड टर्म इज 12, ओके, एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड 29th टर्म। देखो अब फिर से इस क्वेश्चन में वही करना है, यहाँ पे मैं खींचा लंबा सा रेखा, अपनी रेखा को मैं बुला चुका हूँ। देखो तो यहाँ पे है 29th, तो यानी कि हमें निकालना है 29th टर्म। तो 29 टर्म क्या आ जाएगा, A29, और ये क्या आ जाएगा, A प्लस 28D आ जाएगा। यानी ए और डी की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं। और ए और डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। देखो थर्ड टर्म बोल रहा है, थर्ड टर्म जो है वो 12 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, देखो A3, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A+2D। तो A+2D की वैल्यू तुम्हें कितना दे दिया, 12 दे दिया। और कह रहा है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A15, तो A15 क्या हो जाएगा, A+49 इंटू डी, और ये बराबर कितना दिया है 106, तो A बराबर 49 इंटू डी, 1 बराबर ये आ चुका है 1/6, 106, तो ये आ चुका है इक्वेशन 1, ये आ चुका है इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करो और AD की वैल्यू निकालो। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 47 ना, हाँ घटा रहा हूं, यानी कि दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा रहा हूं, तो ए से ए गया पूरा 0, और 47 में से 2 गया तो ये आ रहा है 49 में से 2 गया तो ये आ रहा है 47 डी बराबर। अब 106 में से आपका 112 गया तो 106 में से सॉरी सिर्फ 12 ले जाना है, तो 106 में से आपका 12 गया तो ये आ गया 94। तो तुम देख सकते हो यार डी की वैल्यू जो आ रही है, डी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। तो डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। जैसे ही डी की वैल्यू 2 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ रहा है, तो A+4 बराबर में आपका आ चुका है 12, तो A बराबर आ चुका है 8। यानी कि आपकी बेटा A की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 8, और D की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 2। तो A और D की जैसे ही वैल्यू मिल गई, उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो A29 बराबर A की वैल्यू कितनी है 8, और प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना है 28, 8 प्लस 8 दूनी के 16, 6, 28 दूनी का 56 होता है यार, ये तो सबको पता है। तो 8 6 14, ये कितना आ रहा है 64, 8 6 14, यस 6, और ये तो फाइनली इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपका समाप्त हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका यानी कि 9th। तो कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि तीसरा टर्म 4 है और 9वां टर्म -8 है। ओके, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का मतलब कौन सा टर्म 0 होगा। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट an यानी nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू लिख देंगे 0। तो क्या लिखोगे तुम ऐसे, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, और ये क्या बोला है 0, तो 0 बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, और इसे तुम बना लोगे अपना तीसरा इक्वेशन। क्यों मैं तीसरा इक्वेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इधर मैं दो इक्वेशन बनाने वाला हूँ। ओके, तो देखो बोल रहा है तीसरा टर्म 4 है, यानी कि 4 बराबर तीसरा टर्म का क्या मतलब होता है, A+2D। अब यार इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि मैं डायरेक्टली लिख सकूं। ओके, 9th टर्म -8 है, तो -8 बराबर 9वां टर्म क्या आ जाएगा, A+8D। आई होप ये समझ में आ रहा हो। अब बस तुम्हें क्या करना है, घटाना है ऐसे करके। तो घटाओ जरा, तो ये घटाओगे तो ये आ जाएगा -12, ओके, -8 -4 -12, और ये पूरा जो हो गया 0, ए में से ए कट के खत्म हो गया, और ये कितना आ रहा है 6 का D। ओके, 6D आ रहा है ना, हाँ। तो D बराबर बेटा आपका आ चुका है -2, और D बराबर -2 जरा इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये आ रहा है 4 बराबर A, और ये आ जाएगा आपका -4। ओके, 2 दूनी के 4, तो A बराबर आपका आ चुका है 8, यानी कि A बराबर 8 और D बराबर -2। जरा इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, तो 0 बराबर A बराबर कितना है बेटा, A बराबर है -4 और प्लस n -1 इंटू डी, n -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है आपकी आई थिंक, सॉरी यार गलती हो चुकी है क्या, A की वैल्यू 8 है। ओके हाँ, और डी की वैल्यू -2 है, सॉरी 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 सॉरी, थोली थोली थोली। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, ए की वैल्यू आ चुकी है 8 यहाँ पे, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -2 यहाँ पे। ओके, तो इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 8 आई है, तो डेट इज 8 प्लस n -1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -2। ओके, तो बस अब आप 0 बराबर यहाँ पे करते जाओ, 8 प्लस
अब सॉरी प्लस नहीं, अब तो मतलब गुणा करोगे तो माइनस आएगा ना, तो -2 × n कितना आ जाएगा, -2n। ओके, -2n और माइनस माइनस प्लस आ गया 2। अब जरा इसको करो तो ये आ गया 10, तो इसको करो तो ये आ गया -10 और -10 बराबर आ रहा है -2n, तो n बराबर आपका आ चुका है 5। यही इसको क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि पांचवा टर्म जो होगा वो 0 होगा। और आ जाओ पांचवा टर्म निकाल भी लेते हैं, तो a5 क्या आ जाएगा आपका, a+4d आएगा क्या, यस a+4d आएगा। a की वैल्यू कितनी है 8 और माइनस में 4 × 2, क्यों -4 × 2 क्यों, क्योंकि प्लस डी की वैल्यू कितनी है -2, तो देखो तुम्हारा 0 आ रहा है, यानी कि पांचवा टर्म इस एपी का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है a17th, a17वां टर्म क्या आ जाएगा, a+16d और a10th कितना आ जाएगा बेटा आपका, a10th आपका आ जाएगा a प्लस कितना 60, a+60। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 17वां टर्म है एक्सीड करता है, यानी कि ज्यादा है 10वें टर्म से बाई 7, यानी कि 17वां टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि a17th जो है वो है a10 + 6। क्यों, क्योंकि देखो a17th जो है 7 ज्यादा है ना बाई 7, तो यानी कि +7। a17th जो है a10 से 7 ज्यादा है, यही तो क्वेश्चन बोला है, तो बस यार वैल्यू रख दो। तो a+16d इक्वल टू a+9d होगा ना, सॉरी यार यहाँ पे 9d होगा ना, सातवां नहीं, 7 ज्यादा है और 10वां टर्म, तो यहाँ पे 9d आ जाएगा, बस वही गलती होती है छोटी सी। तो ये आ रहा है 9d और ये आ रहा है +7। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू यहाँ से तुम निकाल सकते हो क्या, क्योंकि ए और ए तो मेरा कट गया और मैं इधर ले जाऊं तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 9 7 16, यस, और डी की 7, तो यहाँ से आ गया डी बराबर 7/7, यानी डी बराबर आ चुका है 1। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं 17वां टर्म लिखा क्योंकि 17 टर्म के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद मैंने 10th टर्म लिखा क्योंकि 10th टर्म की यहाँ पे बात हो रही थी। उसके बाद क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था कि जो 17th टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो मैंने a17 बराबर a10 + 7 लिख लिया। a10 की वैल्यू a+9d डाल दी और a17 की वैल्यू a+16d डाल दी। यहाँ से डी की वैल्यू मुझे 1 मिल गई और जैसे ही डी की वैल्यू मुझे 1 मिल गई तो वहीं हमसे पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, कुछ पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इज 24th टर्म। तो देखो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फिर से मैं अपनी रेखा को बुला देता हूँ, रेखा की बहुत याद आ रही है तो मैं रेखा को बार बार बुलाऊंगा आज। ओके हाँ, यस सर, सर आप काफी अजीब मिजाज के हो। यस बेटा मैं काफी अजीब मिजाज का हूँ। ओके हाँ, तो मुझसे वो सब मत करना, उल्टी सीधे बातें मुझसे मत करना, इसमें मैं तुम्हारा बहुत बड़ा वाला काट लूंगा। ओके तो चलो भैया देखते हैं, एपी हमें दिया है और एपी दिया क्या है बेटा, एपी दिया है 3 15 आ गया 27 आ गया 39, यानी कि ए बराबर मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 और डी बराबर मुझे एकदम थाफ थाफ दिख रहा है 12, क्योंकि 12 12 जुड़ते जा रहे हैं। ओके तो ए बराबर 3 आ चुका है, डी बराबर 12 आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, तो लेट टी ए एन, तो ए एन मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन में लिख सकता हूँ 1 + n-1 इंटू डी, और कह रहा है कि विच टर्म, यानी कि ए एन टर्म, यानी कि nth टर्म जो है वो क्या है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो जरा 54th टर्म तुम लिख सकते हो क्या, ए 54th क्या आ जाएगा, a + 53d, ये आ जाएगा ना। हाँ तो जरा ए 54th निकाल लो, तो ए 54th सबकी वैल्यू क्योंकि पता है इसीलिए मैं निकाल पा रहा हूँ। ये आ रहा है कि 53 × 12। ओके 53 × 12, मैं यहीं पे अभी इसको कर रहा हूँ, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखता हूँ क्या पता इससे इजीली ये कैलकुलेट हो जाए। ओके और हमें जो टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना वो इससे 132 ज्यादा है, यानी कि ए एन बराबर 3 + 53 × 12 + 132, बस ये वाली कंडीशन हमें लगानी है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके तो देखो अब ए एन बराबर मैं क्या लिख लूंगा, ए एन बराबर मैं लिख लूंगा 3 + 53 × 12 और प्लस आ गया आपका 132, और ये जो होगा ए एन, तो एन किसके बराबर होता है, ए एन इसके बराबर भी तो होगा, a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो जरा वैल्यू रखो, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 + n-1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, डी की वैल्यू आपकी 12 है, तो यहाँ पे आ गया 12। तो इन दोनों को बस आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को बस एक बार आपको कंपेयर कर लेना है या फिर इक्वेट कर देना। तो इन दोनों को बस आप एक बार इक्वेट कर दो, आपका कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये 53 और 53 × 12 कितना आ रहा है, 636 आ रहा है बेटा ये।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 प्लस 636 636 प्लस आ गया आपका 132 और बराबर में आ जाएगा आपका 3 प्लस n-1 इंटू 12 ऐसा कर लिए। ओके, तो बस 3 से 3 तो पूरा हमारा उड़ रहा है। और ये कितना आ रहा है 636 में अभी और जोड़ना पड़ेगा 132, तो 132 में जोड़ लेता हूँ तो ये आ रहा है 768 और 768 बराबर आ रहा है आपका 12n-12। अब बस यहाँ पे 768 प्लस आपको लिखना है 12 बराबर में आपको लिखना है 12n। तो 768 आ गया, 768 प्लस 12 कितना आ रहा है 780, तो ये आ गया 780 इक्वल टू आपका 12n। तो बस अब n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू आपका आ रहा है 65। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट वगैरह था नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा होगा, बट टफ था नहीं। ओके, एक बार मैं और इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक एपी गिवन था, तो हमने एक एपी लिख लिया 3, 15, 27 ऐसे करके। जब भी एपी में ए और डी निकालना अगर पॉसिबल हो तो ए और डी हमें निकाल लेना चाहिए, तो मैं वहीं पे खोपचे में ए और डी दोनों निकाल के रख लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बोला है ना कि इस एपी का कौन सा टर्म, जब भी कौन सा टर्म की बात बोले तुम एनथ टर्म मान लेना। तो nth टर्म में माना तो nth टर्म क्या आ जाएगा, nth टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और बोल रहा है कि nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 54वें टर्म से, यानी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 54th टर्म निकाला a प्लस 53d करके, तो 54th टर्म निकाल लिया। और an जो बोल रहा था वो बोल रहा था कि इससे जो है 132 ज्यादा है, तो यानी कि 54th टर्म ये लिख लिया यहाँ पे, और इससे 132 ज्यादा है तो एन बराबर मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। और एन में अज्यूम क्या किया था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, तो मेरा एन की वैल्यू निकल आया। तो आपस में कंपेयर करने का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये है ए एन और ये है ए एन, क्योंकि दोनों ए एन ही तो है। क्योंकि मैं एन माना हूं तो एन में माना हूं a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे मैं एन माना हूं कि एन जो है 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। तो जब 54वें टर्म से 132 ज्यादा है तो एन कुछ आ रहा होगा, मुझे क्या पता। तो एन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, तो एन की वैल्यू ये है। और एन का फॉर्मूला जो है वो ये है, यानी कि एन का जो आपका कह सकते हो कि स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा है, और एन का जो फाइनल फॉर्मूला आंसर है वो एन हमारा ये आंसर आ चुका है। ओके, इसको पूरा जोड़ के तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा एन और एन को मैंने एन से इक्वेट कर दिया, समझ रहे हो। मतलब एन की मेरे पास वैल्यू पता है, समझ रहे हो। मतलब मान लो कि यार तुम्हें बोल दिया कि पांचवा टर्म जो है वो 3 है, तो तुम नहीं लिखोगे कि a5 बराबर 3, यही तो करोगे। मान लो पांचवा टर्म 3 दिया है, तो पांचवा टर्म जो मान लो फिफ्थ टर्म तुम्हें दिया है 3, तो तुम यही तो लिखोगे कि a5 बराबर 3। तो वैसे ही मुझे एन का वैल्यू पता चल चुका था, तो एन का वैल्यू मैं यहाँ पे रखा और एन मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 3 से 3 768, 768 बराबर 12n-12 आया। और पूरा जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये 780 बनना था, बराबर बनना था आपका 12n, तो n बराबर 65 आपका आंसर आ चुका है। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, आ जाओ वो भी ध्यान से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, यानी कि दो ऐसी एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ओके, ये काफी इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इजी है। देखो, तो रेखा आ जाओ एक बार और, तो मैं रेखा को एक बार और बुला लिया हूँ। आज तुम देखते जाओ रेखा कितनी बार आती है। ओके, तो देखो कह रहा है दो ऐसे एपी हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है ना यार वो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस मान लो कि हम दो एपी वैसे ही बना लेते हैं, तो यहाँ पे बनाता हूँ AP1। तो AP1 को मैं A1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ क्या। AP1 का ये nth टर्म है, समझ रहे हो, क्योंकि यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 100वां टर्म 1000वां टर्म ऐसा कर रहा है, तो मैं ये nth टर्म ऑफ AP1 मान लिया। अब मैं nth टर्म ऑफ AP2 मानता हूँ। तो AP2 मान लो कि A2 से कुछ स्टार्ट हो रही होगी, उसका पहला टर्म कुछ A2 रहा होगा, और प्लस मैं लिख लिया n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे इनकी अलग अलग वैल्यू डालेंगे, हमें अलग अलग टर्म मिलता जाएगा। सर डी आप एक ही क्यों ले लिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो मैं दोनों को कॉमन डिफरेंस डी मान चुका हूँ। ओके, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो डिफरेंस बोल रहा है ना, तो मान लो सबसे पहले इसका 100 टर्म निकालने या इसका 100 टर्म निकालने उसके बाद कर लें। तो इसका 100 टर्म कितना आ जाएगा, A1 प्लस 99D। ओके, माइनस ऑफ इसका 100 टर्म कितना आ जाएगा, A2 प्लस 99D। और ये बराबर मुझे 100 दिया है, 100 दिया है ना। हाँ, समझ रहे हो, मैंने इसका 100वां टर्म लिखा, इसका 100वां टर्म लिखा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, बात खत्म हो गई। इसका 100वां टर्म लिखा, फिर इसका 100वां टर्म लिखा, दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। यही तो बोल रहा है ना यार क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो A1 प्लस 99D
माइनस में आ जाएगा बेटा A2 माइनस आपका 99D और बराबर में आ जाएगा 100। तो 99D से 99D टर्मिनेट हो गया, तो A1 माइनस A2 बराबर आ चुका है 100 और ये आपका आ चुका है कि इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। ओके, अब बोल रहा है कि हजारवा टर्म का हमें डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो आपको क्या लिखना है, पहले AP का हजारवा टर्म लिख लो, तो यानी कि A1 प्लस 999D आ जाएगा क्या, हजारवा टर्म। ओके, 1000 टर्म माइनस A2 का भी आप हजारवा टर्म लिख लो, तो प्लस 999D। ओके, और बराबर में क्या हमें निकालना है, यही तो निकालना है। ओके, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है A1 प्लस 999D। मुझे पता है कि आंसर वही आने वाला है जो ये आया है। ओके, माइनस आ गया 999D, लेकिन भाई फिर भी करना पड़ता है। तो ये आ रहा है A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 100। यानी कि हजारवें टर्म का भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। एक बार मैं और रिवाइज करा दूं, तो AP1 मैंने माना A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AP1 का nth टर्म, और AP2 का मैंने nth टर्म A2 से शुरू करके मान लिया, और जो क्वेश्चन बोला था वो मैंने कर दिया। 100वां टर्म का डिफरेंस बोला था, तो पहले का 100वां टर्म माइनस दूसरे का 100वां टर्म बराबर आ रहा था 100। मैंने लगाया कंडीशन, तो A1 माइनस A2 आ गया 100। उसके बाद मुझे बोला था हजारवा टर्म का आपको बेटा डिफरेंस निकालना है, तो मैंने हजारवा टर्म का लिखा, इसका हजारवा टर्म और माइनस इसका हजारवा टर्म बराबर देखता हूँ क्या आता है। मैंने जैसे ही किया, ये अगेन A1 माइनस A2 आ रहा था, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या थी, 100। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये गुड क्वेश्चन है। तो देखो, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले एक AP लिखो, और इस AP में कैसे टर्म आ जाएंगे, इस AP में 7 से जो डिविजिबल टर्म है वो आ जाएंगे। तो यानी कि 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर आपका 28 आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये कहाँ तक आएगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये वहीं तक जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो मैंने 7 से डिविजिबल एक सीरीज लिख लिया, यानी 7, 14, फिर 21, फिर 28। तो लास्ट मेरा क्या आ जाएगा, तो देखो लास्ट अगर तुम्हें नहीं पता, ऐसे मैं सही बताऊं तो आई थिंक लास्ट ये आता है 994। तुम एक बार मिला लो, एक बार इसको 7 से जरा भाग देके देखो या क्या ये कट रहा है। तो 994 डिवाइडेड बाई अगर मैं 7 करता हूँ, यस बेटा ये 142 टाइम्स कट रहा है। तो यानी कि ये आपका मैक्सिमम आ गया, कि यानी कि मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, ये वो जो है वो ये है, और ये इसका nth टर्म होगा। और nth टर्म जैसे ही निकाल लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और जैसे ही ये पता चल जाएगा इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वैसे ही तुम ये भी बता दोगे कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और वो 3 डिजिट के हैं। तो जरा इसका nth टर्म लिख लो। तो an बराबर क्या होता है बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या, यस। तो an कितना है 994 बराबर a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 ही है। तो 994 बराबर मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 7n माइनस का 7, 7 से 7 कट चुका है, तो 7n बराबर आ चुका है 994। तो n बराबर क्या आ चुका है 142, बस। यानी कि टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है 142। ओके, और अगर ये क्वेश्चन तो ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने कैसे लिख दिया, तो आ जाओ मैं वो भी समझा लेता हूँ। रेखा इधर आओ। तो मैं रेखा को फिर बुला लिया। हाँ, सर बहुत अजीब आदमी हो यार, आप तो बहुत गंदे आदमी हो। नहीं बेटा गंदा आदमी क्या, मैं रेखा को बुला रहा हूँ, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, तुम भी बुलाओ, तुम किरण को बुला लो, किसी और को बुला लो, मैं रेखा को बुला रहा हूँ। ओके, तो देखो अगर तुम्हें निकालना है तो मान लो कि यार मैक्सिमम मुझे निकालना होता है, तो मैं 7 को 999 को 7 से भाग देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 999। ओके, तो जरा इसको कटाओ, तो एक बार में ये कितना आ जाएगा, एक बार में आपका आ जाएगा 7, ये आ गया 2 9, 7 चौक 28, तो ये आ गया 8 और फिर आ गया 1 9। तो ये कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5। यानी कि अगर मैं 5 इसमें घटा दूं तो मेरा पूरा काम बन जाएगा। तो इसमें से बस मैं वही तो किया हूँ, 999 में से मैंने 5 घटा दिया, तो मेरा आया 994। यानी कि ये जो होगा ये कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा, और ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट होगा जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। बस वही हमें निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। ओके, तो आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 से लेके 250 तक। तो बस एक और AP बना लो। AP क्यों सर बना रहे हो, AP इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा क्या, 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे करके यही तो आएगा ना, इसीलिए। तो 4 4 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगले टर्म को बनाने के लिए मैं 4 जोड़ दे रहा हूँ, इसीलिए मैं AP ले रहा हूँ। ओके, तो एक AP फॉर्म कर लेते हैं। तो AP कैसा बनेगा, AP बन जाएगा तुम्हारा, मान लो 10 से शुरू है ना, तो 10 तो इसमें आएगा नहीं। क्यों 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 जो होता है वो बेटा आपका डिविजिबल नहीं होता है, 10 जो है वो मल्टीपल नहीं होता है, किसका, 4 का।
तो पहला मल्टीपल क्या आ जाएगा, पहला मल्टीपल आ जाएगा 12। ऐसे तो होता है यार 4 8 12 16, लेकिन 10 है ना, 10 से शुरू करना है। तो 10 से शुरू कर नहीं सकते, 10 से क्यों नहीं शुरू कर सकते? अरे 10 से शुरू नहीं करना है, बोल रहा है बिटवीन 10 से लेके 250 तक। तो 10 से लेके 250, तो 10 से लेके 250 में पहला मल्टीपल क्या आ जाएगा 12। उसके बाद तो सिंपल है 16 आ जाएगा, 16 के बाद आपका 20 आ जाएगा, 20 के बाद आपका 24 आ जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। अब ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो फिर एक काम करो, 250 को जरा 4 से भाग दो, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका, 4 एकम नहीं 4 छक्का 24, तो 4 छक्का 24 यहाँ पे आ चुका है। तो ये आ गया 1 0 और ये आ गया 4 दूनी की 8, तो ये आ गया 2, यानी कि 2 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बन रहा है, यानी कि 248 जो होगा, 248 जो होगा ये ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा 10 से लेकर 250 के बीच में। तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, ये सीरीज 248 तक जाएगी। अब बस इसी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो यार। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हमेशा किससे जाना होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो मैं उसी से जाऊंगा, देखो अगेन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 248 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, डी की वैल्यू आपकी है 4। ओके, तो यहाँ पे लिख लो 4। तो ये आ रहा है 248 माइनस आ गया 12 बराबर में आ गया आपका 4n, माइनस में आ गया 4, तो फिर 4 को इधर ला दो, तो 248 प्लस में आ चुका है 4, माइनस में आ चुका है 12, बराबर में आ चुका है 4n। तो अब इसको जरा सॉल्व करो, तो ये आ रहा है 8 4 12 यानी कि 152। तो ये लगभग 250 आ रहा है क्या, नहीं 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 बेटा, 240 आ रहा है। ओके 240 आ रहा है सर, ये तो 240 आ रहा है सर। तो ये आ गया 240, 240 बराबर आ गया 4n। तो n बराबर आ गया 6 के 24 यानी कि 60, यानी कि टोटल मल्टीपल्स कितने आ जाएंगे, 60 मल्टीपल आ जाएंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। और प्लीज यार एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वीडियो के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार। नया चैनल देख के आप लोग बहुत इग्नोर करते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि इस चैनल पे कितना क्वालिटी कंटेंट आता है और आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है। तो प्लीज बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth term of APs, okay, of two APs this and this are equal, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल होगा। तो अच्छा, तो लेट n की वैल्यू n, तो n की वैल्यू n के लिए मान लो ये इक्वल होगा, तो बस n की वैल्यू n के लिए इसका nth टर्म लिखो। तो AP1, AP1 क्या है बेटा आपका, ये है 63, फिर है 65, फिर है 67, ऐसा कर करके है। और AP2 आपका क्या है बेटा, AP2 जो है आपका वो है 3, वो है 10, वो है फिर 17, और ऐसे कर करके, यानी कि इसका डी जो है वो 7 है और इसका ए जो है वो 3 है। तो जरा इसका nth टर्म लिखो, ए एन, तो एन क्या आ जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ रहा है बेटा 64 प्लस ये आ रहा है 2n माइनस 2, और ये क्या आ रहा है 64 प्लस 2n माइनस 2, या मैं फिर से वही लिख दिया ना। तो ये आ रहा है 64 माइनस 2 कितना आएगा 62 और प्लस 2n, तो ये इसका nth टर्म आ गया। तो ये आ गया n एथ टर्म, nth टर्म ऑफ AP1, AP1 यहाँ पे लिख दिया। अब जरा इसका nth टर्म निकाल लो यार। तो इसका nth टर्म निकालोगे तो an बराबर क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस और n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आप देख सकते हो 7 है, यानी कि 7 7 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये आ रहा है 3 प्लस आपका 7n और माइनस का 7, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4 और प्लस का 7n, माइनस का 4 और प्लस का 7n, ये भी आ गया इसका nth टर्म। और ये बोल रहा है n की किस वैल्यू के लिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल होने वाला है। तो मान लो n की nth वैल्यू के लिए तो मैं वही माना हूं, तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और जब वो इक्वल होगा तो n की कोई वैल्यू आएगी, और उसी वैल्यू पे बेटा मान लो कि यहाँ पे भी n की वैल्यू आ गई 15, तो इसका 15वां टर्म और इसका 15वां टर्म जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो n की वैल्यू आ गई 20, तो इसका 20वां टर्म और इसका 20वां टर्म आप निकाल के देख लेना, आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बस वही हमें करना है। तो आई थिंक अब बस क्या करना है, nth टर्म को इक्वेट कर दो। रेखा हेलो, फिर मैं रेखा को बुला चुका हूँ भाई। तो बस इसका इक्वेट करना है ना, तो ये आ गया 62 प्लस 2n। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं nth टर्म ऑफ AP1 बराबर nth टर्म ऑफ AP2 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम किया हूँ कि nth टर्म दोनों AP का इक्वल है, इसीलिए मैं उनको इक्वल कर रहा हूँ। ओके, बराबर में मैं लिख दिया -4 और प्लस में लिख दिया 7n। तो इसको इधर और इसको इधर ला दो, तो ये कितना आ रहा है 66 बराबर बेटा ये आपका आ रहा है 5n। ओके, आई थिंक मैं सब कुछ सही तो किया हूँ ना, क्योंकि यार गलत आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए कुछ। तो 3 और 7 है, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो 7n माइनस 7, तो an बराबर आ चुका है -4 प्लस 7। यस, यहाँ पे तो मैं सही किया हूँ। और AP2 के लिए जरा देखता हूँ, और d 7 7 था, हाँ।
और यहाँ पे 2 2 है तो आ गया आपका, ओहो गलती हो चुकी है, ए एन जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 63 है। ओके, तो ये आपका 63 है। तो 63 में से जब 2 जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा क्या? यस, तो यहाँ पे आ गया 61। तो 61 और ये तो ये आ चुका है 65। देख रहे हो, छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन मेरा खा गया होता अभी तक। तो एक काम करता हूँ, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ओके हाँ, बस यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आ रहा है 65 और बराबर कितना आ रहा था इधर, 65 बराबर 5n। तो तुम देख सकते हो n बराबर 13 पचे 65, n बराबर 13 आ चुका है, यानी कि 13th टर्म जो इस एपी का होगा और 13th टर्म जो इस एपी का होगा वो आपस में इक्वल होगा। चाहो तो निकाल के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, तुम होमवर्क में इसे करना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके, तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड बाई फिफ्थ टर्म बाई 12। तो यही वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो थर्ड टर्म बोला है कि 16, आओ रेखा इधर आओ, रेखा को फिर बुला चुके हैं भैया। देखो, तो कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 16 बराबर a प्लस 2d, क्योंकि थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n की वैल्यू रखोगे 3, तो a प्लस 2d बराबर 16। ये इक्वेशन 1 आ चुका है। इक्वेशन 2 मेरा यहाँ से आ जाएगा, क्यों कैसे आ जाएगा, देखो कह रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड बाई फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो सातवां टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 6d, जो बराबर आ जाएगा, यानी कि पांचवें टर्म से 12 ज्यादा, यानी कि a प्लस 4d से 12 ज्यादा, a प्लस 4d से 12 ज्यादा। देख लो, क्यों, क्योंकि सातवां टर्म जो है a प्लस 6d है और वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। पांचवा टर्म क्या है, a प्लस 4d, और इससे ये 12 ज्यादा हो गया, a से a कट गया, तो ये आ रहा है 2d, और 2d बराबर आ चुका है आपका 12, देख सकते हो। ओके, तो d बराबर आपका आ चुका है 6, तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ओके, तो डी की वैल्यू 6 आ चुके हैं, और ए की वैल्यू तुम अब मुझे क्या चाहिए, कर रहा है क्या रहा है, एपी। हाँ, तो हमें एपी ही डिटरमिन करना है कि एपी क्या है। तो डी बराबर 6 है, तो डी बराबर 6 जरा यहाँ पे रखो, तो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 16 बराबर, समझ रहे हो, इक्वेशन 1 में मैं डी की वैल्यू रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। ओके, तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा क्या, ये आ गया 12। तो ए बराबर तुम्हारा आ गया 4 और डी बराबर आ चुका है 6। तो बस क्या तुम एपी नहीं लिख सकते, तो यस सर, एपी तो हम धुआंधार तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी पता है डी भी पता है। ए कितना है, ए है 4, यानी कि पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म कितना आ जाएगा, 6 4 10, और यानी कि 6 जोड़ के आ रहा है, तो ये आ गया 16। अगला टर्म क्या आ जाएगा, 6 6 12, अगला टर्म क्या आ जाएगा 28, और बस ऐसे ही। तो ये हमारा एपी बन चुका है। तो बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी इज दिस। तो देखो यार, इसका ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी वेरी गुड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका अगर बताऊं तो तुम क्या करो, एपी को उल्टा करो और डी के आगे माइनस लगा दो। ओके, सबसे पहले देखो एपी लिखो, एपी तुम्हारा क्या है, 3 8 फिर 13, करते 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 253 तक है ना बेटा, 253 तक है। कुछ नहीं करना होता है, इस एपी को उल्टा करना होता है, और जैसे ही एपी को उल्टा करोगे तो तुम इसे लिख लेना एपी डैश। तो एपी डैश क्या हो जाएगा, 253, और तुम देख सकते हो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि 5 जोड़ के आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की जो वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ओके, मतलब डी अगर 5 है -5 हो जाएगा, मान लो डी -3 था तो +3 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, हम एपी को ही उल्टा लिख देते हैं, और उल्टा लिख के शुरू से वही टर्म निकाल लेते हैं जो हमें लास्ट से निकालना होता है, वही आंसर आता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एपी को ही उल्टा लिख लिया। तो अब इसमें से 5 जरा घटाओ, क्योंकि 5 था ना, तो 5 घटाने पे कितना आ रहा है भाई, 53 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 48, तो यानी कि 248, और फिर 5 घटाओ तो ये आ जाएगा 243, और ऐसे करते 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 3 तक आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एक नया एपी बन गया, जिसका कॉमन डिफरेंस जो हो वो पहले वाले से निगेटिव है, यानी कि पहले वाले का उल्टा है, वो डी था तो ये -डी है, समझ रहे हो। बस अब तुम्हें क्या करना है, जो 20 टर्म है ना, तो इसका यहीं से 20 टर्म निकाल दो, तो 20th टर्म जो तुम इसका शुरू से निकालोगे, वही 20th टर्म इस एपी का अंत से हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, और इसी से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये होता है कि तुम एक डायरेक्टली ना nth टर्म फ्रॉम एंड का एक फॉर्मूला होता है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड का जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो तुम उससे भी कर सकते हो। तो उससे तो तुम कर ही लोगे यार, फॉर्मूला लगा के तुम आंसर तो निकाल ही दोगे। लेकिन ये मैं एक नया अप्रोच बता रहा हूँ, क्लास 11th में एक अप्रोच काफी ज्यादा यूज होती है, तो नया अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए किया क्या, सबसे पहले जो मुझे एपी गिवन था मैंने वो एपी लिख लिया, जैसा कि तुम देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद मैंने सिंपल सा काम किया, इस एपी को उल्टा करके लिख लिया, और जैसे ही इस एपी को मैं उल्टा करके लिखूंगा, जो डी है ना वो निगेटिव में चला जाएगा, डी जो हो वो निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यार। क्योंकि देखो
ये 53 है, 253 है, तो इससे पहले क्या आया होगा 248, इससे पहले क्या आया होगा 243, और ऐसे करते करते तीन, समझ रहे हो, मैं अगर इधर से गिनना शुरू कर दूं तो मैंने वही तो किया, इस एपी को उल्टा किया। तो अब इसका जो नया वाला डी है ना, तो वो डी डैश, और डी डैश क्या हो जाता है, पिछले वाले के आगे बस माइनस लगा देना, तो ये माइनस डी। अब तुम्हें क्या करना है, इस एपी का जो नया वाला एपी है, इसका 20वां टर्म शुरू से निकाल लेना है। तो क्या तुम्हें 20वां टर्म शुरू से निकालने नहीं आता क्या? क्या तुम्हें A20 का फॉर्मूला नहीं पता क्या? पता है ना, तो बस A20 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस एपी का शुरू से 20वां टर्म निकालोगे तो वहीं इस एपी का अंत से 20वां टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो इस एपी का अंत से जो पहला टर्म है वो इस एपी का शुरू से पहला टर्म है, इस एपी का जो लास्ट से सेकंड टर्म है वो इस एपी का शुरू से सेकंड टर्म है। तो इस एपी का लास्ट से जो 20वां टर्म होगा बेटा, वो इस एपी का यानी जो नया वाला एपी है शुरू से 20वां टर्म होगा। तो इसीलिए जैसे ही हम शुरू से 20वां टर्म निकालेंगे अपने आप वो हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्यों होगा? क्योंकि वो इस पहले वाली एपी का लास्ट से 20वां टर्म होगा। ओके, तो A20 लिखो, ए की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 20वां टर्म निकालना है तो यानी कि 19 इंटू डी यानी कि -5। बस जरा इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ रहा है तुम्हारा 253 और ये कितना आ रहा है माइनस ऑफ 19×5 = 95 होता है, तो माइनस ऑफ 95 आ गया हमारा ये, तो माइनस ऑफ 95। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अब तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल हो गया, इसको 95 इसमें से घटा देना, तो ये कितना आ रहा है 158। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, जरा मिला लेना। ये मैं नए अप्रोच से किया हूँ, ये अप्रोच तुम्हें सीखना है, आगे चल के इसी अप्रोच से क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ये अप्रोच मैं तुम्हें पहले ही बता दिया। और बाकी एक टी एन फ्रॉम एंड भी होता है, टी एन फ्रॉम एंड, एन ऑफ एंड, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले से तुम चाहो तो उससे भी आंसर निकाल लेना। तो तुम एक बार उससे करना, मैं इससे करके तुम्हें बता चुका हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of AP is 44, then find first 3 terms of AP। तो यार जब भी एपी का पहला 3 टर्म निकालना है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ए और डी चाहिए, और ए और डी चाहिए तो 2 इक्वेशन और 2 अननोन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी हमें एपी लिखना है बेटा, हमें बस 2 ही चीजें चाहिए होता है, एक ए यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, और एक डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी क्या जोड़ के अगला टर्म आएगा। तो देखो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन 2 रिलेशन दे दिया है। रेखा फिर आ जाओ। हाँ, तो रेखा को मैं फिर बोला चुका हूँ भाई, हंसा हंसा के पेट फाड़ दूंगा तुम्हारा, समझे। देखो तो कह रहा है 4th टर्म एंड 8th टर्म का जो समेशन है वो 24 है। तो 4th टर्म क्या आ गया होगा बेटा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4th, तो 4th टर्म तुम्हें नहीं लगता कि a + 3d होगा, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8th टर्म, तो 8वां टर्म जो होगा a + 7d होगा, और इन दोनों का जो सम है वो 24 दिया है, यानी कि a + 3d + a + सॉरी थोड़ा सा अच्छा से लिखना है, a + 7d, और a + 7d कितना आ रहा है 24, समझ रहे हो इसका पूरा समेशन। तो डेट इज 2a + 10d बराबर आ गया आपका 24, और ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ओके, तो अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, देखो 6th टर्म और 10th टर्म का जो समेशन है वो 44 दिया है, तो 6th टर्म वो क्या आ जाएगा बेटा a + 5d, और फिर हमें दिया है 10th टर्म, तो 10th टर्म आपका क्या आ जाएगा a + 9d। इन दोनों को जोड़ो जरा, तो ये आ जाएगा अगेन 2a + 9 × 5 = 14 यानी कि 14d, और ये बराबर आ चुका है 44। देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अच्छे से तुम्हें सॉल्व करना आता है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा रहा हूँ, तो 2a से 2a पूरा घट जाएगा। तो देखो अच्छा कर ही लेते हैं भाई, 10d बराबर 24। अब मैं घटाया माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा कट गया, तो ये आ रहा है 4d बराबर, ये कितना आ रहा है 0 और 2, यानी कि d बराबर बेटा आपका आ चुका है 5। d बराबर जैसे ही 5 आया उसका वैल्यू इसमें रख दो, तो d बराबर 5 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हो, तो डेट इज 2a प्लस d बराबर 5 आ रहा है ना, एकदम करेक्ट है 4, और ये आ चुका है 0 और 2, तो 4 × 5 = 20, यस d बराबर 5 आ रहा है मेरा। तो ये आ चुका है 50, 10 × 5 = 50, और बराबर में आ चुका है 24। तुम चाहते तो इसी में, हाँ इसी में रखना पड़ेगा 24। तो बस 2a बराबर, अब भाई 25 इसमें से कितना आ जाएगा, आई थिंक 26 आएगा क्या माइनस का, तो माइनस का 26, तो a बराबर आपका आ चुका है -13। a बराबर क्या आ चुका है बेटा आपका, a बराबर आपका -13 आ चुका है। एक बार और कैलकुलेशन मिला लो, मैं भी मिला लेता हूँ। तो यस मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है, तो a बराबर -13। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा AP, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा -13। अब इसमें 5 जोड़ दो, 5 जोड़ोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा डेट इज -8, फिर 5 जोड़ दो तो -3, फिर 5 जोड़ दो तो आई थिंक -3 और 5 यानी कि 5 में से 3, तो आई थिंक 2, फिर 5 जोड़ दो तो 7, और ऐसे करके ये भी चलता जाएगा। तो बस यही 3 टर्म पहले का लिखना था। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन पे आपका सॉल्व हो चुका है। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है क्या, किसके बाद एक और है, एक इसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि राम जो है, इसको मैं राम बोलता हूँ भैया, ये सब उल्टे सीधे नाम मुझे नहीं समझ में आते। स्टार्टेड वर्क इन 1995 यानी 1995 में इसने अपना वर्क स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 यानी कि 5000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his salary become 7000? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, और इसे बोलते हैं बेटा रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि रियल लाइफ में ऐसे आपको केसेस बन सकते हैं। ओके, तो यार पहले ईयर में इसकी सैलरी कितनी रही होगी भाई? 5000। दूसरे साल इसकी सैलरी कितनी मिली होगी इसको? 5200। क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू जो सेकंड टर्म होता है ना, वो पहले टर्म में डी जोड़ के आता है, यानी कि ये फाइनल है, समझो। तो ये फाइनल का मतलब ये 5200 क्या है, ये सेकंड ईयर में जो उसको सैलरी मिली होगी वो मिली होगी। थर्ड ईयर में इसको सैलरी कितनी मिली होगी यार? 5400। और ऐसे करते करते एक एनथ ईयर आएगा जिसमें इसको सैलरी कितनी मिली होगी? 7000। ओके, तो लेट एनथ टर्म इक्वल टू 7000, मतलब एनवा ईयर यानी कि एनवे साल में। ओके, 7000 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू है ए, ओके, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डेट इज एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? 200, क्योंकि 200 जुड़ता जा रहा है। तो बस यार ये कितना आ गया? 2000 घटा दिया मैं, 2000 बराबर ये आ रहा है 200n, और माइनस आ रहा है 200n, 200 सॉरी। तो 200 को ले जाकर इधर जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2200, और बराबर में आ जाएगा 200n। तो n बराबर आपका आ रहा है 11, यानी कि 11वें साल में ना इसकी जो सैलरी होगी वो 7000 रुपये उसको महीने की 7000 रुपये उसे चलो एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी, हाँ, तो मान लो कि उसे ना 11वें साल में जो सैलरी मिलेगी वो 7000 रुपये मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। सिंपल एपी का क्वेश्चन था। पहला टर्म आ गया हमारा 5000, दूसरा टर्म 5200, तीसरा टर्म 5400। क्यों? पहले साल में 5000 मिला होगा, दूसरे साल में इंक्रीमेंट 200 का है तो 200 जुड़ के मिला होगा यानी 5200, तीसरे साल में और इसमें 200 जुड़ गया होगा यानी 5400, चौथे साल में और 200 जुड़ गया होगा यानी कि 5600, और ऐसे करते करते एक ऐसा भी साल आएगा जब पूरा जोड़ जाड़ के 7000 हो चुका होगा। तो मान लो कि एनवा साल हो, तो एनवा साल होगा तो 5000 बराबर एनवा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200, और जैसे ही सॉल्व किया इनकी वैल्यू मेरी 11 आ गई। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, और ये आखिरी क्वेश्चन है। और यहाँ तक जो वीडियो देखे हैं उनको भाई दिल से सैल्यूट है बेटा, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ तक वीडियो देखा और आप सच में हार्ड वर्किंग हो। तो प्लीज अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। तो देखो, कह रहे राम काली सेव्ड 5 rupees in first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. In nth week, her weekly saving become 20.75 rupees. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये भी। तो एपी बनाता हूं मैं। एपी कैसा आ जाएगा? देखो, पहले वीक में कितना पैसा सेव की होगी? 5 रुपया, यानी कि हर वीक में ये वीक गुल्लक में पैसे डालती है। तो पहले वीक में डाली 5 रुपया, अगले वीक में ये 1.75 बढ़ा दी। तो 1.75 जब बढ़ा दी तो मतलब कि 6.75 डाली होगी ना अगले वीक में। तो पहले वीक में ये 5 रुपये अपने गुल्लक में डाली, अगले वीक में ये 1.75 बढ़ा दी यानी कि 6.75 रुपीज डाली होगी, अगले वीक में फिर ये 1.75 बढ़ा दी होगी, और ऐसे करते करते एक इनवा वीक, एक इनवा सप्ताह ऐसा आएगा जिसमें ये 20.75 रुपीज अपने गुल्लक में डाली होगी। तो हमें वही इनकी वैल्यू बताना है। तो बस बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? एन टर्म, क्योंकि एनवा वीक है यानी कि एन टर्म है ये। तो ए एन बराबर आपको क्या लिखना है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन एस टर्म क्या आ रहा है आपका? 20 प्लस 75, 20.75। ओके, बराबर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है बेटा? 1.75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। 75 बराबर में आ गया 5, माइनस में आ गया 1.75। ओके, 1.75, और प्लस में आ गया n इंटू 1.75, n इंटू 1.75। बस ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसका कैलकुलेशन आ जाओ करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा 20.75 माइनस का 5 में से जरा ये घटा लो 1.75 यानी कि 4.25 3.25, तो माइनस का आ जाएगा 3.25, बराबर में आपका आ जाएगा बेटा n इंटू 1.75। अब ये कितना आ रहा है? 20.75, 20 आपका 75 में से जब आप घटाते हो 3.25, तो ये आपका आ रहा है बेटा 17.45, और 17.45 बराबर आपका आ रहा है n इंटू 1.75। अब जरा भाग दे लो इसको, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.75 से
तो आपका आ रहा है आई थिंक 10th आ जाएगा, और ये 7 आना चाहिए ना यहाँ पे। गलत कर दिया हूँ क्या मैं बेटा, जरा देखो ध्यान से। तो आई थिंक 0, यस यार ये गलती हो चुकी है मुझसे। यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6। रुको एक बार और मैं घटा लेता हूँ कैलकुलेटर से, इस बार मैं घटा लेता हूँ। ये आ जाएगा 75, 20.75 माइनस मुझे करना है 3.25। तो ये 7.5 आ रहा है बेटा, वही तो कह रहा हूँ ना, गलती होगी मुझसे। तो मिटा लेता हूँ इसको। तो ये आ रहा है बेटा 17.5 बराबर में आ रहा है n इंटू 1.75। तो जैसा कि तुम देख सकते हो आंसर हमारा ऐसे ही दिख रहा है, भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 10। यानी कि 10वां वीक जो होगा ना, जब उसके गुल्लक में वो 20.75 रुपीज डालेगी, यानी कि 10वें हफ्ते में वो अपनी सेविंग को यहाँ तक इंक्रीज करके ले गई होगी। तो बस बेटा इसी के साथ आपका पूरा मैं 5.2 एक्सरसाइज जो था, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये एक्सरसाइज जो था पूरी तरह से इन टर्म ऑफ पेपी पे बेस्ड था। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना यार। आपके लिए मैं काफी मेहनत करता हूँ, रोज 1 या 2 वीडियो मैं बनाता हूँ। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि पूरी वीडियो मेरी 1 शॉट में रिकॉर्ड भी होती है, यानी कि मैं एक बार बैठता हूँ तो सारा का सारा एक्सरसाइज 1 शॉट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। यानी कि जब से आप वीडियो देख रहे हो तब से मैं एक बार भी वीडियो में कट नहीं डाला हूँ, एक बार भी वीडियो को रोका नहीं हूँ। डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, मैं बुक का पीडीएफ लेता हूँ और डायरेक्टली उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, और 1 टेक में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और ये वीडियो अभी तक अगर मैं देखूँ कितना रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ये वीडियो बेटा आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है 1 घंटा 5 मिनट की, यानी 1 घंटा 5 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो यार इस मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो आप सब्सक्राइबर काउंट देख के भाग जाते हो कि यार इतना कम सब्सक्राइबर है, क्या ही पढ़ाएंगे, क्यों सब्सक्राइब करें वगैरह। बट यार ये सब माइंड में आप मत रखा करो, आप मेरा कंटेंट देखो, आप मेरी मेहनत देखो। ओके, और मैं मुझसे आप पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपको मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और 11th 12th का भी मैं पढ़ाना चालू कर चुका हूँ, मतलब पढ़ाता तो काफी पहले से हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना चालू कर चुका हूँ। ओके, तो 11th में जब आप जाओगे तब तक मैं 11th का भी सारा कुछ पढ़ा के वहाँ पे रख दिया होगा, तो आपको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादातर मैं 11th 12th का ही बेटा पढ़ाता हूँ, मैं 10वीं का नहीं पढ़ाता। ये मैं शुरुआती वीडियोज़ में बोलता था, फिर बोल दे रहा हूँ कि मैं एक मतलब 11th 12th के ही बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, और उसमें भी पर्टिकुलरली मैं जेई मेंस और जेई एडवांस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझे। तो इसलिए यार तुम्हें जो भी यहाँ पे मिलेगा वो एकदम अप टू द मार्क होगा, एकदम एडवांस लेवल का होगा, 10th से एकदम ऊपर लेवल का होगा। अच्छे लेवल का चीज़ जब पढ़ोगे ना, तो 11th 12th में जाओगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। और कोई भी क्वेश्चन का मैं ट्रिक वगैरह नहीं बताता कि इस क्वेश्चन में ये कर लो, उस क्वेश्चन में वो कर लो। मेरे बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, और उतना ही क्लियर कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा भी करना चाहता हूँ। और इसीलिए हर एक क्वेश्चन को हम लॉजिक से करते हैं। जैसा कि उसका मैं फॉर्मूला बता सकता था यार तुम्हें कि लास्ट अंत से जो आखिरी टर्म होता है, यानी कि एनथ टर्म फ्रॉम जो एंड होता है, यानी कि जैसे वो क्वेश्चन था ना कि लास्ट से मुझे आप 20वां टर्म बताइए, उसका मैं फॉर्मूला भी बता सकता था। उसका फॉर्मूला मैं इसीलिए नहीं बताया कि यार तुम अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि उसको बेसिक से कैसे सॉल्व करें। फॉर्मूला अगर कभी दिमाग से निकल गया तो उसको बेसिक से कैसे सॉल्व करें ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को क्या किया, मैंने क्या दिमाग लगाया, उस एपी के हूँ उल्टा कर दिया। जैसे ही सॉरी, उस एपी को मैं उल्टा किया और शुरू से 20वां टर्म निकाल दिया, वहीं उसका आखिरी से 20वां टर्म होगा, काम खत्म, वहीं पे वो क्वेश्चन सही हो गया। तो ऐसे करके जब मुझसे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक एक करके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और जब तुम कॉन्सेप्ट पे बेटा, जब तुम्हारी ग्रिप बन जाती है, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, तुम एकदम डगमगाओगे नहीं और अपना पेपर पूरा में पूरा करके आओगे, 100 आउट ऑफ 100 करके आओगे। यार खुद मेरे मैथमेटिक्स में 97 नंबर थे क्लास 10th में, और क्लास 10th में ही मैं पूरे क्लास 12th का भी मैथमेटिक्स पढ़ चुका था, और यही गलती किया था इसलिए मैंने 97 नंबर आए थे, नहीं तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए होते। हुआ मुझसे गलती ये था ना, ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैंने क्लास 11th के मेथड से पूरा सॉल्व कर दिया और पाई में आंसर लिख दिया। आंसर आया था 60 डिग्री, और 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोला जाता है। जब 11th में जाओगे तो मैं ही पढ़ाऊंगा कि 60 डिग्री को पाई बाई 3 क्यों बोला जाता है। मैंने भाई 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रखा था, मैंने पाई बाई 3 लिख दिया और वहीं पे मेरा 3 नंबर कट गया, वरना मैं पूरा पेपर सही करके आया था। तो वैसा ही मैं तुम्हें भी बना दूंगा कि तुम भी क्लास 10th का पेपर भाई जाओ और उड़ा के। और बाय द वे मैं बता दूं, मुझे लगता है कि 1.5 घंटे से भी कम टाइम में मैं पूरा क्लास 10th का अपना पेपर कर चुका था, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था मैथमेटिक्स पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा ही मैं बना दूंगा, अपने जैसा मैं तुम्हें बना दूंगा। तुम भी इतने ज़्यादा एबल हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतने ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट तुम सीख जाओगे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर चुके होगे, इतना ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ा चुके होगे। यहाँ पे मैं कभी भी ट्रिक वाले मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ यार। ऐसा क्वेश्चन है ऐसा कर दो, ऐसा क्वेश्चन है ऐसा कर दो, अरे क्यों कर दो भाई, क्यों कर दो, उसका लॉजिक तो बताओ। अगर दम है तो उसका लॉजिक बताओ ना। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें लॉजिक से सॉल्व कराता हूँ कि ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका लॉजिक ये है बेटा, ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका लॉजिक ये है, ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोचा गया। तो ये सब जब तुम सीखते हो तो, और यही बेस्ट वे है मैथमेटिक्स सीखने का। अगर मैथमेटिक्स में तुम रट रहे हो तो 11 और 12वीं में बेटा तुम्हें सुसाइड करना पड़ जाएगा, साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर मैथ ले लिया और सोच रहे हो रट के पास हो जाओगे तो भाई मरना पड़ जाएगा, 11th 12th में नहीं कर पाओगे।
तो अभी से मैथ को सीखना चालू कर दो। मैथ काफी इजी सब्जेक्ट है, काफी प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें एक केस दिया होता है, उस केस की स्टडी करनी होती है, रिलेशन बनाना होता है, फॉर्मूले लिखने होते हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन पे अटैक करके फाइनली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस इतना ही मैथमेटिक्स है, समझे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बस मैथमेटिक्स को अगर सीखना है तो बस बेसिक से सीखो, समझ के सीखो, रट के मत सीखो। ओके, तो आई होप इतना ज्ञान आज के लिए काफी है। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मिलेगा अप टू द मार्क मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।